हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसी प्लस पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है, दैट इज प्रिंसिपल ग्रेड 1 2 असिस्टेंट डायरेक्टर एग्जाम। तो जो भी स्टूडेंट्स इस अपॉर्चुनिटी का काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, तो नाउ योर टाइम इज हियर, है ना। तो आपके लिए एक बहुत अच्छी एग्जाम आ गई, दैट इज प्रिंसिपल ग्रेड 1 2 एंड असिस्टेंट डायरेक्टर एग्जाम। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करें। तो इसके लिए आपका अपना एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस लेकर आया है लक्ष्य बैच। इस बैच का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इस बैच का ऑब्जेक्टिव यह होगा कि हम आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन, कौन सा एग्जाम? प्रिंसिपल ग्रेड एंड असिस्टेंट डायरेक्टर की एग्जाम को स्मूथ बनाए। अब इस बैच को आप एक्सेस कहां से कर सकते हैं? इस बैच को एक्सेस कर सकते हैं आप हमारी एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस की ऐप दैट इज एसी प्लस को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि सर इस बैच में हमको मिलेगा क्या? आपने अगर सिलेबस देखा होगा तो पूरे सिलेबस को बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। एक है आपका जनरल इंजीनियरिंग वाला पार्ट, एक है आपका स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, थर्ड पार्ट इज आईसीटी दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एंड लास्ट पार्ट इज एमपी जनरल नॉलेज। ठीक है। तो अभी मैं जो आपसे बात करने वाला हूं, किसकी बात करने वाला हूं? जनरल इंजीनियरिंग। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जनरल इंजीनियरिंग में जो सिलेबस मेंशन है उसमें मैकेनिकल का भी कुछ पार्ट है, इलेक्ट्रिकल का भी कुछ पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी कुछ पार्ट है, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का भी कुछ पार्ट इन्वॉल्व है। तो यहां पर हम क्या करेंगे इन सारी ब्रांचेस के सिलेबस को, जो भी यहां पर मेंशन है, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से यहां पर हम डील करने वाले। अब बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा मतलब क्या है कि उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए जो भी हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, जो भी हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे, दैट मींस ऑल द पॉसिबिलिटीज रिलेटेड टू दिस एग्जामिनेशन, है ना। हमेशा मैं ये बार ये वाली बात क्यों बोल रहा हूं, दिस एग्जामिनेशन, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल का सिलेबस वास्ट है, सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस वास्ट है, मैकेनिकल का सिलेबस वास्ट है, बट हमें यहाँ पर जनरल इंजीनियरिंग में तीनों चीजें ही पढ़नी है। तो हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए एग्जाम की तैयारी करनी है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो इस बैच की सबसे खास बात यही है कि जो भी चीजें यहां पर होंगी दैट इज 100% अकॉर्डिंग टू द सिलेबस गिवन। आगे की नहीं आगे बात समझ में? ठीक है। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर आप यहां पर क्या कर रहे हैं। ठीक है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको बताता हूं कि माय नेम इज राहुल सिंह ठाकुर। आई एम अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फैकल्टी एट एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस और आई स्टडीड एट IIT रुड़की। I have secured all India rank 142, 429 in GATE examination. Apart from this, I have secured some other ranks also, like you can see here, NPTEL All India rank 1, All India rank 6, and cleared several other examination also. And I have more than 4+ years of teaching experience in the domain of various examination, that is GATE, SSC, JEE and other state engineering services examination. ठीक है। तो मैं आपके लिए यहां पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का सिलेबस है जनरल इंजीनियरिंग वाले पोर्शन में, उसको मैं यहां पर डील करूंगा। और मेरा काम यहां पर क्या होगा कि आपके अकॉर्डिंग, यदि आप सिविल ब्रांच के हैं और मैकेनिकल ब्रांच के हैं, तो आप उन कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएं और एग्जाम में अराउंड 95 to 100% क्वेश्चंस आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएं विद 100% एक्यूरेसी। ठीक है। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर है। ठीक है। नेक्स्ट है पावर। पावर, तो पावर क्या हो जाएगा? देखो, पावर कैन बी डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब अब मैं क्या देख रहा हूं? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या? एनर्जी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, ये मेरा क्या हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा, है ना। तो पावर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं अपन? रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। तो इसकी बताओ जरा, इसका फॉर्मूला और क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि पावर इक्वल्स टू एनर्जी, मतलब एनर्जी को हम वर्क भी बोल सकते हैं। एनर्जी की यूनिट भी आपकी जूल होती है, वर्क की यूनिट भी जूल होती है। तो पावर इक्वल्स टू मैं क्या बोल सकता हूँ? वर्क अपॉन में टाइम बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? वर्क की एनर्जी की वर्क की सॉरी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? जूल्स हो सकती है, और इसकी क्या हो जाएगी? सेकंड। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? या फिर अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर आपसे कोई दूसरे वे में पूछे इसकी ऐसा यूनिट, तो आप क्या बोल सकते हो? जूल्स पर सेकंड बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? बिल्कुल बोल सकते हो। और एक यूनिट तो आपको ऑलरेडी पता है, इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी आपकी? ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? वॉट्स। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? वॉट्स, है ना। तो देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया
पावर के लिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन कई बार आती है, ये आपके लिए पहला क्वेश्चन यहां से बन गया कि पावर कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का रेट ऑफ चेंज कहलाता है पावर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां से क्या हो गई, इसकी एसआई यूनिट क्या है, ये आपके लिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात हो गई। तीसरा, इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मुले आते हैं ना, तो एक हमने ये पढ़ लिया वर्क अपॉन में टाइम, ये इस तरीके से हो गया। दूसरा फॉर्मूला ये होगा जैसे आप हमेशा पढ़ ही रहे हैं कि डी डब्ल्यू बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ पावर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, ओके। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं, देखो जरा, वेयर डब्ल्यू इज द एनर्जी इन जूल, टी इज टाइम ए सेकंड, ये आपको समझ में आ चुका है। ठीक है ना, यहां पर ही बात हो चुकी है, ये बात हो गई। अब देखो यहां पर क्या है कि P इक्वल टू डी बाई डी टी, सॉरी डी टी, ये हो गया। ठीक है ना। अब देखो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ चीजें हैं, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं ना, मतलब से इसको बता रहा हूं मैं, इसमें अभी दिमाग नहीं लगाना। इसको हम सर्किट सॉल्व करेंगे तो वापस से पढ़ेंगे। एक बार हमारा ओम्स लॉ अगर हमारे पास आ जाएगा ना, एम्स लॉ, जब तक हम ओम्स लॉ को अगर मैं अप्लाई करना सीख जाऊंगा, तो मेरी कोशिश यही है कि आप जितने क्वेश्चन बना सकें वो ओम्स लॉ से ही बना दें, है ना। मतलब कुछ ना कुछ करके मैं ऐसा आपको वहां पे कॉन्सेप्ट दूं कि आप उसको ओम्स लॉ से क्या करो, थोड़ा सा रिलेट कर सको। क्योंकि क्या होता है ना, ओम्स लॉ ऑलमोस्ट सबको ही पता होता है ना, चाहे वो किसी भी इंजीनियरिंग का हो, कहीं ना कहीं उसने सुना ही होता है उसको। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो ये कुछ फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, तो ये कुछ फॉर्मूले यहां पर लिख रखे हैं मैंने। इट इज P इक्वल्स टू V इंटू आई, P इक्वल्स टू P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू R। ये कुछ कुछ लिख रहे हैं ना, सब किसमें, वॉट्स में, ये सारी चीज किसमें, वॉट्स में, सब किसमें, वॉट्स में, वॉट्स में। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लेता हूं, जैसे अभी सर्किट बनाया था ना मैंने, ये आपका कुछ मैंने मान लिया वोल्टेज है, ये आपका लोड है, लोड है। ठीक है, तो अभी देखो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा समझना है, धीरे धीरे अपन इसकी जब आदत पड़ती चली जाएगी तो हमें और समझ आएगी। ठीक है, देखो अभी इस लोड, ये अगर ये मेरा लोड का टर्मिनल है, इसको बोल दिया मैंने ए और ये इसको बोल दिया मैंने बी। तो देखो यहां से अगर मैं यहां पर चला हूं तो इसके अक्रॉस क्या लगा है, बीच में कोई एलिमेंट नहीं लगा ना, कोई एलिमेंट नहीं लगा। इसका ना इस पॉइंट का वोल्टेज, इन दो पॉइंट्स का वोल्टेज जो भी होगा वो इस पॉइंट का वोल्टेज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में ये बोल सकता हूं कि लोड के अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो मेरा क्या आ गया है, वी आ गया कि नहीं आ गया, है ना। तो लोड के अक्रॉस का वोल्टेज क्या आ गया, वी आ गया। और एक चीज आपने क्या पढ़ी और कि अगर मेरे पास एक एनर्जी सोर्स या वोल्टेज है और अगर मेरे पास क्लोज्ड पाथ है तो क्या फ्लो हो जाएगा, आपका करंट फ्लो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस लोड में जाने वाला करंट, देखो यहां से करंट फ्लो हो रहा है और यहां से कोई और पाथ नहीं है, मतलब ये पूरा करंट किस में जाएगा, आपका लोड में ही जाएगा कि नहीं जाएगा। तो लोड में जाने वाला करंट भी क्या हो जाएगा, आपका आई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। तो अब देखो क्या होगा कि अब हमारे पास इसी पॉइंट ऑफ हमें ये समझना है कि अगर लोड की मैं पावर आपसे पूछूं, लोड की पावर अगर मैं आपसे पूछूं, लोड की अगर मैं पावर आपसे पूछूं, ठीक है, तो आपको क्या क्या पता लगाना है, लोड की पावर पूछी या फिर किसी भी एलिमेंट की पावर पूछी, आगे जाकर हम यही पढ़ेंगे इस एलिमेंट का पावर क्या हो जाएगा, इसका पावर क्या हो जाएगा। तो जिस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं तो मुझे क्या चाहिए रहेगा, पावर निकालने के लिए दो चीज चाहिए रहेंगी, वोल्टेज और करंट। लेकिन कौन सा वोल्टेज, सर्किट में तो बहुत सारे वोल्टेज सोर्स लगे हो सकते हैं, करंट सोर्स लगे हो सकते हैं, बट हम किस वोल्टेज के बारे में बात कर रहे हैं, हम उस वोल्टेज के बारे में बात कर रहे हैं कि सपोज अगर आपने बोला यहां पर लोड पावर, मतलब इस लोड की पावर आप पूछना चाह रहे हैं, तो आप किस पे इंटरेस्टेड है, इस लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज मिल रहा है ना। अब मेरे वर्डिंग्स पे ध्यान रखिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, लोड के अक्रॉस, तो इस लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है मैं उसमें इंटरेस्टेड हूं, और दूसरा इस लोड के थ्रू जो करंट है मैं उसमें इंटरेस्टेड हूं, है ना। लोड के अक्रॉस मैंने बोला वोल्टेज और करंट उसके थ्रू बोला।
अगर ये दो चीज मेरे पास है तो ये क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू V इंटू आई, ये क्या हो जाएगा इसकी पावर। तो ये आई थिंक पहला फॉर्मूला आपको समझ में आया यहाँ पर, है ना, कि अगर किसी एलिमेंट, किसी भी लोड, किसी भी चीज का अगर मुझे पावर चाहिए है तो मैं बेसिकली दो चीजें में इंटरेस्टेड हूं, एक तो उसका वोल्टेज उसके अक्रॉस का, और दूसरा उसके थ्रू करंट कितना जा रहा है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, पावर मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं। अब दूसरा देखो, एक थोड़ा सा मैं ओम्स लॉ यहाँ पर बताऊंगा आपको, क्योंकि ऑलरेडी पता होती है थोड़ी सी चीजें, कि सपोज अगर मान लो ये आपका रेजिस्टेंस है, अभी मैं पूरी डेफिनेशन बताऊंगा आपको ओम्स लॉ की, बट एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। सपोज अगर ये आपका एक रेजिस्टेंस है, ये आपका सर्किट में कहीं पर लगा हुआ है ना, पूरा सर्किट नहीं बना रहा हूं मैं। तो अगर मान लो इस रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो हो रहा है आपका, वो क्या फ्लो हो रहा है आपका, आई। इस रेजिस्टेंस से जो आपका करंट फ्लो हो रहा है वो क्या फ्लो हो रहा है आपका, आई फ्लो हो रहा है ना। और इसके अक्रॉस अगर मान लेता हूं जो वोल्टेज है वो क्या है आपका, वी, है ना। एक रेजिस्टेंस है, उससे जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है आपका आई, और उस रेजिस्टेंस के क्रॉस का वोल्टेज क्या है, वी। तो अगर मैं इन तीनों चीज में रिलेशन बनाऊं, इन तीनों चीज में रिलेशन बनाऊं, तो ये रिलेशन ही बेसिकली मेरा ओम्स लॉ कहलाता है। ओम्स लॉ की डेफिनेशन पर भी जाएंगे अपन, बट इन तीनों चीज में अगर रिलेशन बनाऊं तो क्या बन जाएगा, देखो V इक्वल्स टू आई इंटू आर। और ये मैंने किसकी हेल्प से किया, ओम्स लॉ की हेल्प से किया, है ना। आगे पढ़ाएंगे, अभी बोले सर ओम्स लॉ आप यूज बोलते रहो लेकिन पढ़ाया है नहीं आपने, आगे आएगा आगे आएगा, ठीक है। बट ये फॉर्मूला, क्योंकि अभी हम वोल्टेज करंट की बात कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इनके रिलेशन बात कर रहे हो। तो देखो ये रिलेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, है ना। ये आपके बहुत सारे, अगर ये आप लगाना सीख गए ना, कि एक रजिस्टर है उसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, उससे क्रॉस वोल्टेज भी है, तो हम कई सारी चीजें ऐसे सॉल्व कर देंगे इसमें, है ना। तो V इक्वल्स टू आई इंटू आर हो गया कि नहीं हो गया। तो अब देखो, अगर ये फॉर्मूला अगर आपको ध्यान है, ये अगर फॉर्मूला आपको ध्यान है ना, ये आपके लिए सपोज मान लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया आपके लिए, ठीक है। ठीक है, हमारे लिए भी, किसी भी कोई भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है उसके लिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो यहां से इसको मैं अलग अलग इसको मॉडिफाई कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। तो देखो इसको मैं अगर रीराइट करूं तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, आई इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, इससे मैं V बाई आर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, V बाय आर लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखो पावर मेरा क्या बोल रखा है, पावर मेरा बोल रखा है V इंटू आई, V इंटू आई। तो अब मैं V की जगह क्या ये वाली इक्वेशन रख दूं जरा। तो देखो अगर मैं ये वाली इक्वेशन पुट अप कर रहा हूं, ये वाली इक्वेशन अगर मैं पुट अप कर रहा हूं, तो देखो यहां पर P मुझे क्या मिल जाएगा, V की जगह रख दिया मैंने I इंटू आर, और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, I से। तो यहां पर फाइनली क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर आर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो हमारा ये वाला फॉर्मूला हम सीख गए कि नहीं सीख गए लगाना, ये वाला फॉर्मूला लगाना सीख गए। हम ये सीख चुके हैं पावर का फॉर्मूला, और हमने ये छोटा सा अगर चीज समझ चुके हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाना सीख गए, कि अगर मान लो कहीं पर करंट दे रखा है, वोल्टेज नहीं दे रखा है, और रेजिस्टेंस दे रखा है, आपको रेजिस्टेंस दे रखा है, और बोला कि उस रजिस्टर से कुछ आई करंट फ्लो हो रहा है, तो आपका कितना पावर यहां पर कंज्यूम हो रहा है, तो आप क्या करोगे, आई स्क्वायर इंटू आर कर दोगे, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, देखो जरा, इस आई की जगह, इस आई की जगह मैं क्या रख दूं, ये वाली इक्वेशन रख दूं। तो देखो क्या हो जाएगा, जो P वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V इंटू आई की जगह क्या लिख दूं मैं, V बाई आर। आई इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, V बाई आर। तो यहां से देखो मुझे फॉर्मूला क्या बन गया, V स्क्वायर बाई आर बन गया कि नहीं बन गया, V स्क्वायर बाई आर बन गया कि नहीं बन गया। तो देखो हम ये वाला फॉर्मूला लगाना भी सीख गए कि नहीं सीख गए, है ना। तो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि मान लीजिए आपका एक रेजिस्टेंस बोल दिया इनने, है ना, एक अपन ले भी लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देखो कि जैसे यही ले लेता हूं छोटा सा, तो देखो कि जैसे आपके पास बोल दिया कि ये आपका एक सर्किट है, ये आपको बोल दिया 10 वोल्ट है, ये आपका क्या है 10 वोल्ट है, और यहां पर मैंने क्या लगा दिया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया, कितना 1 ओम का, क्या लगा दिया, 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। तो देखो सेम जो भी एनालॉजी मैंने यहां पर समझाई, यहां पर समझाए, तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट है कि नहीं है, और यहां पर रेजिस्टेंस कितना हो गया, 1 ओम हो गया। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि अभी मुझे बता दो कि इस रेजिस्टेंस में कितना पावर कंज्यूम हो रहा है, तो अपन ने तीनों फॉर्मूले यहां पर सीख लिए हैं, इसके एनालॉजी सीख ली कैसे हम कर सकते हैं। तो अगर मैं देखो यहां पर आपको क्या पता है कि इस रजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज कितना है, देखो यहां पर 10 वोल्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो बेसिकली यहां पावर क्या हो जाएगा इसका, हमारे को वोल्टेज पता है V स्क्वायर बाई आर, मतलब कि 10 स्क्वायर बाई आर, मतलब कि 100/1, दैट इज 100 वॉट। आ गया कि नहीं आ गया, है ना। तो इजी है कि नहीं है, इजी है कि नहीं है, बिल्कुल इजी है
है ना। अब यहां से कोई आपसे अगर करंट पूछ ले तो करंट भी आप कर सकते हो, V बाई आर कर दोगे, है ना। तो V और I हमारे पास दो चीजें हैं, ये सब चीजें अपन यहाँ पर देख ली, है ना। तो फाइनली पावर से हमने क्या क्या देख लिया, पावर के बारे में बात करते करते हम क्या समझ गए, पावर के बारे में बात करते करते हमने उसकी डेफिनेशन देख ली, हमने उसकी यूनिट देख ली, उसका हमने ये वाला फॉर्मूला देख लिया, और इस फॉर्मूले से भी हमारे पास ये यूनिट आ सकती है वो हमने देख लिया, ठीक है। इसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी बोलते हैं, ये हमने समझ लिया। ये सब क्या है, एक एक नंबर के क्वेश्चन है आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में आ सकते हैं सब क्वेश्चन, है ना। फिर एक हमने ये वाला फॉर्मूला देख लिया, क्या होता है बेसिकली आपसे पूछ लगते हैं पावर कैन बी डिफाइंड है, तो 3-4 ऑप्शन दे देंगे, है ना, और उसमें ऐसा कोई ऑप्शन दे देंगे आपसे, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने इन फॉर्मुलेस के बारे में बात करी, दैट इज कि अगर मेरे पास मान लेता हूं कि पावर जो है वी स्क्वायर बाई आर और आई स्क्वायर आर हम यहाँ पर बोलते हैं, तो बेसिकली देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि यहाँ पर लोड के अक्रॉस का वोल्टेज क्या हो जाएगा, लोड के अक्रॉस का वोल्टेज, लोड के थ्रू करंट आई है, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, P इक्वल्स टू वी इंटू आई। अब यहां पर मैंने एक छोटा सा एग्जांपल ये दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखना। अगर ये आप समझ गए हो ना, ये आप समझ गए, तो ये आप मान लीजिए कि आपने जो भी आपके एग्जाम में आने वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन ना, वो आप कर ले जाओगे, कैसे भी ना कैसे करके ना कुछ थोड़ा सा आप प्रैक्टिस जब करेंगे, जो कि देखो अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट सारे पढ़ा रहा हूं, फिर जब हम प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे ना, तो आप ऐसे आराम से सारी चीजें कर लोगे, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया है। फिर इसमें हमने क्या कर दिया, थोड़ी थोड़ी चीजें इसमें इसको रीमॉडिफाई करके एक क्वेश्चन हमने ये तीनों क्वेश्चन लिखना सीख गया, तो ये फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एनर्जी। एनर्जी, तो यहां क्या बोल रहा है, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। तो आप जो काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं और कितनी देर तक कर रहे हैं, ये वाली दोनों बातें मिलकर क्या बनाती है, आपके अंदर एनर्जी कितनी है ना। आप काम कर रहे हैं लेकिन आप कितनी देर तक कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो द कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी, मतलब कि अगर आप एनर्जी की बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, पावर, एक तो कितना पावर से काम कर रहे हैं और कितनी देर तक कर रहे हैं, तो पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। तो यहां से अगर मैं पहली चीज बात करूं कि इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, ये आपकी फॉर्मूला हो गया। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा इसका, आपका एसआई यूनिट हो जाएगा आपका जूल हो जाएगा, ये तो आपको पता ही होता है, एनर्जी की यूनिट जूल होती है। एक और यूनिट यहां से क्या बन सकती है, तो देखो जरा, पावर की यूनिट हमने क्या लिख रखी है, हमको पता है वॉट्स, क्या है वॉट्स, ठीक है। टाइम की यूनिट क्या हो जाती है आपकी, सेकेंड्स। तो यहां पर अगर मैं बात करूं एनर्जी की एक और यूनिट का फॉर्मूला क्या मिल गया आपको, वॉट सेकंड मिल गया कि नहीं मिल गया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट बन गया, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो जरा, ये फॉर्मूला की बात कर लेते हैं, है ना। तो देखो जरा, अभी इसके पहले वाले जो हमने पढ़ा था यहां पर तो पावर को क्या लिखा था, डी बाई डी टी ऑफ एनर्जी लिखा था कि नहीं लिखा था। तो यहां पर वही है कि अगर देखो जरा, इसी को आप याद ना करने के बजाय ऐसा लिख सकते हो ना, जैसे आपने पावर को लिखा अभी, इट इज डी बाय डी टी ऑफ एनर्जी। तो अगर मैं dt को इधर लेकर चले जाऊं, है ना, सिंपल इंटीग्रेशन, अगर मैं dt को इधर लेकर चले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, देखो de इक्वल्स टू p इंटू dt, है ना। अगर दोनों साइड को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखो जरा, e इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dt, है ना। कहां से कहां तक, 0 से लेकर t तक लिमिट, है ना। तो यहां पर देखो बेसिकली ये दूसरा फॉर्मूला लिख रखा है कि मैं बेसिकली वर्क या एनर्जी को कैसे डिफाइन कर सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ पावर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ पावर E इक्वल्स टू पी डी टी, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अब देखो यहां पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि जैसे आपके घर में आप देखते हो बिजली है ना, आप जैसे अगर मान लीजिए कुछ स्टूडेंट होंगे डेफिनेटली, तो आप मंथली रेंट पे करते होंगे अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल का, तो उसमें आपको जो आपके ओनर है वो बोलते हैं कि आपने सर इतना यूनिट बिजली जो है या इतना यूनिट इलेक्ट्रिसिटी आपने कंज्यूम कर रखा है, तो उतने यूनिट्स का आपको पर यूनिट टैरिफ के अकॉर्डिंग रेंट पे करना होता है ना। तो यहां पर बेसिकली वो 1 यूनिट है क्या, तो जो 1 यूनिट ऑफ एनर्जी है, 1 यूनिट, जो आपको नेक्स्ट बात इससे ध्यान रखनी है एनर्जी वाला टॉपिक से, कि जो 1 यूनिट ऑफ एनर्जी है, 1 यूनिट ऑफ एनर्जी है ना, ये क्या कहलाती है आपकी, 1 किलो वॉट आवर, ये आपका कहलाता है 1 यूनिट ऑफ एनर्जी, है ना। और ये किसने डिफाइन करा है, ये किसने डिफाइन कर रखा है, ये आपका डिफाइन कर रखा है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने, है ना। ये क्या हो गया आपका 1 किलो वॉट आवर, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया नेक्स्ट, ठीक है, कि 1 यूनिट ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, 1 किलो वॉट आवर, ये कौन डिफाइन करता है आपका, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड,
क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल क्लियर है सर, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब अगर मैं इसको देखो यहां पर अगर बात करूं मैं इस किलो को अगर मैं लिख दूं 10⁻³ लिख सकते हैं। वॉट को वॉट ही रहने देता हूं मैं, वॉट। आवर्स को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 × 60 तो कितना हो गया, 60 × 60 कितना हो गया, 3600 हो गया कि नहीं हो गया, 3600 हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, इतनी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये आपके क्या हो गए, सेकंड्स हो गए कि नहीं हो गए? ये आपके हो गए सेकंड्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर? ठीक है, तो ये वाले डेटा से हम यहां पर देखो इस वाले पॉइंट्स पर आ गए कि द इलेक्ट्रिक पावर यूटिलिटी कंपनी मेजर्स एनर्जी इन वॉट आवर्स, दैट इज 1 वाट आवर इक्वल टू 3600 जूल, है ना। बट बेसिकली जो आपको ये समझना है कि बेसिकली किस में होता है, 1 किलो वाट आवर में ना, 1 यूनिट ऑफ एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, 1 किलो वाट आवर, है ना। और जो 3600 वाला फैक्टर आया वो यहां से आया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, इतनी आई थिंक यहां तक चीजें समझ में आपको आ गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर नेक्स्ट क्या आ गया, अब आपका आ गया नेक्स्ट ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। ठीक है, तो देखो एनर्जी का एक बार अब से कंक्लूड कर दे क्या, है ना। तो एनर्जी का देखो क्या क्या बात ध्यान रखनी है, एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो आपका एनर्जी है ये क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम हो जाएगा। दूसरा ये वाला फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, W क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू टाइम, PDT। फंडामेंटल यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, जूल हो जाएगी। एक और यूनिट हम यहां से निकाल लिए हैं, वॉट सेकेंड्स। ठीक है, फिर यहां पर 1 यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है आपका, 1 किलो वॉट आवर होता है। क्लियर है कि नहीं, तो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। और 1 किलो वॉट आवर, 1 किलो वॉट आवर में कितने वॉट सेकंड होते हैं आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। कितना हो जाएगा वॉट, और ये आपका सेकंड हो गया, तो कितने वॉट सेकंड हो गए, 3600 इंटू 10⁻³ है ना। ये आपका वॉट सेकंड होता है किसमें, किसमें, 1 यूनिट ऑफ एनर्जी में। ठीक है, तो ये आप जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट है ओम्स लॉ। तो देखो ओम्स लॉ क्या बोल रहा है, ओम्स लॉ बोल रहा है करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स प्रोवाइडेड एक्सटर्नल कंडीशन टू बी कांस्टेंट। तो ये बोलना चाह रहा है कि देखो करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, तो अपन क्या कर लेते हैं, कंडक्टर ले लेते हैं। ये मेरा क्या हो गया, ये कंडक्टर ले लिया मैंने, और इसके क्रॉस क्या लगा दिया मैंने, बैटरी। कोई करंट की बात आ गई है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एक एनर्जी सोर्स लगाना ही पड़ेगा, एक इलेक्ट्रिकल प्रेशर लगाना ही पड़ेगा V वोल्टेज का, और यहां पर पाथ को क्लोज करना पड़ेगा, तभी यहां पर क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, तभी यहां पर क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो ये बोलना चाह रहा है कि अगर मैं अपनी फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट मेंटेन कर रखूं, जैसे टेम्परेचर को मैं कांस्टेंट अगर मेंटेन कर दूं, फिजिकल कंडीशन को अगर मैं कांस्टेंट मेंटेन कर दूं, तो यहां पर जो आपका जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वोल्टेज। जितना ज्यादा आप वोल्टेज लगाते जाओगे उतना ज्यादा आपका करंट जो है सर्किट में फ्लो होते चले जाएगा, है ना। जितना ज्यादा आप क्या करोगे, प्रेशर अप्लाई करोगे, उतना ज्यादा आप फ्लूइड यहां से वहां भेज सकते हो, उतना ही ज्यादा रेट ऑफ चेंज होगा आपका सब्सटेंस में। जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज होगा सब्सटेंस में उतना ही ज्यादा करंट होगा, उतना ही ज्यादा फ्लो होगा। तो ओम्स लॉ क्या बोल रहा है कि अगर फिजिकल कंडीशन अगर मैं कांस्टेंट मेंटेन करके रख रहा हूं, दैट इज टेम्परेचर, है ना, मेनली टेम्परेचर, तो इस केस में किसी भी कंडक्टर से फ्लो होने वाला जो करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, कितना मैं इलेक्ट्रिकल प्रेशर अप्लाइड कर रहा हूं, दैट इज कितना मैं यहां पर वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूं। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब जब भी प्रोपोर्शनैलिटी आती है तो यहां पर क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के बाद हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, तो I इक्वल्स टू यहां पर क्या आ जाएगा, 1/r टाइम्स ऑफ V। अब ये R क्या है, देखो यहां पर क्या होता है कि ये जो रेजिस्टेंस है, सॉरी ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर की देखो कुछ ना कुछ क्या है, लेंथ है कि नहीं है, इसकी कुछ ना कुछ क्या है, आपकी लेंथ है कि नहीं है, बिल्कुल है सर, लेंथ इसकी है ना। इसका कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कि नहीं है, इसका कुछ ना कुछ क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कि नहीं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा एरिया कहलाता है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो एरिया कहलाता है जहां से कुछ ना कुछ फ्लो बाहर आ रहा हो, जहां से कुछ ना कुछ फ्लो बाहर आ रहा हो। तो यहां पर कंडक्टर से क्या फ्लो बाहर आ रहा है या फिर क्या अंदर एंटर कर रहा है, करंट,
है ना। तो कंडक्टर से जिस पार्ट से आपका करंट बाहर आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हो गया। तो इसके पास कुछ ना कुछ क्या है आपका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी है। क्लियर है कि नहीं। अभी जो कंडक्टर होगा डेफिनेटली किसी ना किसी मटेरियल से बना होगा, कॉपर से बना होगा, एल्यूमिनियम से बना होगा, किसी अदर मटेरियल से बना होगा। तो डेफिनेटली उस मटेरियल के कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि नहीं होते, है ना। किसी भी मटेरियल के, जैसे आप लोग भी जब कुछ चीजें पढ़ते होंगे अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में, अगर किसी सब्सटेंस की बात करते हैं, किसी मटेरियल की बात करते हैं, तो कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक उस सब्सटेंस या उस मटेरियल से जुड़े होते हैं। सिमिलरली हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम जब भी कोई कंडक्टर बनाएंगे, हम जब भी कोई इंसुलेटर बनाएंगे, वो किसी ना किसी मटेरियल से बनाएंगे और उस मटेरियल से रिलेटेड कुछ ना कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो यहां पर जो ये कंडक्टर है ये किसी मटेरियल से हम बनाएंगे, तो उस मटेरियल के अकॉर्डिंग यहां पर क्या हो जाएगी, कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी हो जाएगी। तो देखो आपने बचपन में एक चीज पढ़ रखी होगी कि जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है आपका, रो एल अपॉन में ए। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से आ गया, ठीक है। तो देखो ये जो रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो रेजिस्टिविटी ये क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, ये तो मटेरियल पर डिपेंड कर रही है। लेंथ क्या होगा, ये भी आपके कांस्टेंट हो गई, कंडक्टर आपने डिजाइन कर दिया है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में आपने क्या कर दिया है, कंडक्टर का डिजाइन कर दिया, ये भी आपका कांस्टेंट हो जाएगा। ये कांस्टेंट कब तक मेंटेन रहेगा, जब तक कि आप फिजिकल कंडीशन जो है सेम मेंटेन करके रख रहे हो ना। टेम्परेचर अगर आप चेंज नहीं कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हो ना कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो आपके कंडक्टर की लेंथ वेरी कर सकती है ना, वगैरह वगैरह चीजें, है ना, बिल्कुल वेरी कर सकती है। कंडक्टर की लेंथ, आपको लीनियर एक्सपेंशन हो सकता है कंडक्टर्स में, है ना। तो अगर मैं फिजिकल कंडीशन सेम मेंटेन कर रहा हूं, तो देखो ये जो रेजिस्टेंस है ये भी क्या होगा आपका, कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा। तो देखो इसलिए यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि आई इक्वल्स टू, देखो यहां पर फॉर्मूला फाइनली क्या गया, आई इक्वल्स टू वी बाय आर। और यहां पर आर क्या होता है, आर होता है आपका रेजिस्टेंस। क्या होता है आपका, रेजिस्टेंस। आर क्या होता है आपका, रेजिस्टेंस। और ये क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहां पर जरा आते हैं अपने प्रीवियस स्लाइड में। तो क्या बोला देखो जरा, ओम्स लॉ, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स प्रोवाइडेड टू एंड्स कॉमा प्रोवाइडेड एक्सटर्नल कंडीशन टू बी कांस्टेंट। एक्सटर्नल कंडीशन से यहां पर क्या बोलना चाह रहा है, एक्सटर्नल कंडीशन से बोलना चाह रहा है ये टेम्परेचर, मेनली टेम्परेचर, ठीक है। क्या बोलना चाह रहा है, टेम्परेचर बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो यहां पर अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैथमेटिकली बोला आई इज प्रोपोर्शनल टू वी, और आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी बाई आर। क्लियर है कि नहीं। फिर आई यहां पर क्या है, देखो करंट है, वी क्या है आपका, वोल्टेज है, और आर क्या है आपका, रेजिस्टेंस है। और देखो यहां पर एक लाइन क्या लिखी है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर अलॉन्ग विद द डायमेंशन। तो अभी हमने टेम्परेचर की बात तो नहीं करी, अभी हमने क्या बात करी है, अलॉन्ग विद द डायमेंशन। तो देखो डायमेंशन की हमने बात कर ली है कि जो आपका रेजिस्टेंस है वो लेंथ पर डिपेंड कर रहा है और आपका एरिया पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब रेजिस्टेंस जो है वो फिजिकल पैरामीटर्स पर डिपेंड करेगा। यहां से हम एक और क्वेश्चन सीख गए, क्या, पहली बात तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसलिए मैंने 2 स्टार लगाए हैं। और दूसरा हम इससे क्या समझ पा रहे हैं कि जो आपका रेजिस्टेंस है ये फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर वोल्टेज आ गया, कहीं पर करंट आ गया तो रेजिस्टेंस आ रहा है, ऐसा नहीं है ना। कहीं पर वोल्टेज आ गया, कहीं पर करंट आ गया तो रेजिस्टेंस आ गया, ऐसा नहीं है। रेजिस्टेंस जो है वो कंप्लीटली किस पर डिपेंड कर रहा है, फिजिकल पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ठीक है, यहां पर देखो जरा, अगेन 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, क्या, लिमिटेशंस, क्या कि जो ओम्स लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ लीनियर एलिमेंट्स पर लगता है, सिर्फ और सिर्फ क्या, लीनियर एलिमेंट्स पर लगता है। अब ये लीनियर एलिमेंट्स क्या होता है ये हम थोड़े समय बाद समझेंगे, जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे ना, ये हम उसमें समझेंगे, ठीक है। और दूसरा देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट, टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट। तो वो ये जो फिजिकल कंडीशन हमने कांस्टेंट मेंटेन करके रखी है, ठीक है। तो वापस थोड़ा सा कंक्लूड करता हूं, हमने ओम्स लॉ में क्या देखा, ओम्स लॉ की डेफिनेशन देखी कि फिजिकल कंडीशन सेम है तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होगा, इसका हमने फॉर्मूला देख लिया। प्रोपोर्शनलिटी जैसे हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आया, दैट इज रेजिस्टेंस आ गया। आई भी क्या है, करंट और वोल्टेज है। यहाँ पर ओम्स लॉ की लिमिटेशन क्या है, फिजिकल कंडीशन सेम होनी चाहिए, मतलब कांस्टेंट रहनी चाहिए, और ये लीनियर एलिमेंट्स के लिए लगा है। अभी याद रहे तो ठीक है, आगे नहीं तो लीनियर एलिमेंट्स आपको अवश्य समझ में आ जाएगा। और लीनियर को अगर इससे आपको एसोसिएटेड करना है तो ऐसे समझ लो, ये रिलेशन कैसा है आपका, आई और वी, ये रिलेशन कैसा बन रहा है, लीनियर बन रहा है कि नहीं बन रहा। नेक्स्ट पे हम चल कर लेते हैं,
है ना। ये अगर लीनियर वाली बात आपको अगर ध्यान ही रखनी है तो आप ऐसा कर सकते हो ना कि आई प्रोपोर्शनल टू क्या बन रहा है, आई प्रोपोर्शनल टू आपका बन रहा है वी। ये कैसा रिलेशन है, ये आपका एक लीनियर रिलेशन है कि नहीं है। अगर इसका आप ग्राफ बनाओगे, ग्राफ तो आप अपने हर इंजीनियरिंग में कोई ना कोई बनाते ही है, कि अगर मैं बात करूं, ये अगर आपका आई है, ये अगर आपका वी है, ये आपका आई है और ये आपका अगर वी है, तो इसके बीच में जो आपका, इसके बीच में जो आपका ग्राफ बन रहा है कैसा बन रहा है, वो इस तरीके से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। ओरिजिन से जाएगा और स्ट्रेट लाइन रहेगा, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर। इसलिए यहां पर क्या है, लीनियर, है ना। तो ओम्स लॉ बेसिकली क्या होगा, उन्हीं एलिमेंट्स पे लगेगा जो लीनियर एलिमेंट्स होंगे। इसका मतलब लीनियर एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, हमने बोला कि ओम्स लॉ जो है वो लीनियर एलिमेंट्स पे लगता है। तो अगर इसको कन्वर्सली बोलूं कि लीनियर एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट होंगे, लीनियर एलिमेंट्स वो एलिमेंट होंगे कि जब मैं उन एलिमेंट के अक्रॉस का वोल्टेज और उनके थ्रू जो करंट है ना, उन एलिमेंट, जिस भी एलिमेंट को मैं बोलूंगा कि लीनियर है कि नॉन लीनियर, अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि गिवन एलिमेंट्स में ये लीनियर है कि नॉन लीनियर, तो हमें बात क्या करनी है, हमें देखना है उसके दो पैरामीटर, दैट इज वोल्टेज और करंट, कि उस एलिमेंट का वोल्टेज और उस एलिमेंट का जो करंट है उसके बीच का अगर जब मैं ग्राफ खींच रहा हूं तो वो कुछ इस तरीके से बन रहा है कि नहीं। अगर वो इस तरीके से बन रहा है तो वो क्या कहला जाएगा, लीनियर एलिमेंट कहला जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। और अगर कोई एलिमेंट लीनियर एलिमेंट है तो उसमें क्या लग जाएगा, उसमें आपका ओम्स लॉ लग जाएगा, उसमें आप जो है ओम्स लॉ यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप ओम्स लॉ इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ओम्स लॉ की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या हो गई कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, लीनियर एलिमेंट्स पर लगेगा। लीनियर एलिमेंट्स मतलब जिनका आई और वी के बीच का ग्राफ, आई वी कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक मतलब आप भी जानते हैं ना ग्राफ, आई और वी का बीच का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, तो उसमें ओम्स लॉ लग जाएगा, ठीक है। इतनी बात आई थिंक सबको समझ में आ चुकी है यहां पर, ठीक है। अब देखो एक चीज यहां पर क्या बोला कि इन्हें कि रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा अपन यहां पर समझ लेते हैं, है ना, क्योंकि इजी है इसलिए यहां पर समझ लेते हैं। देखो क्या होता है कि जो आपका रेजिस्टेंस होता है ना, वो कुछ ऐसा रिलेशन फॉलो करता है, R इक्वल्स टू R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी, ये आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, ठीक है ना। R इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यहां पर ये R क्या है, ये R जो है किसी भी टाइम टी पर रेजिस्टेंस, सॉरी टाइम बोल रहा हूं, टेम्परेचर, ये जो आपका R है, ये जो आपका R है रेजिस्टेंस है, ये किसी भी टेम्परेचर T की बात कर रहा है, ठीक है ना, T, T। तो देखो R नॉट क्या है आपका, इनिशियल रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस, ठीक है। डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी है आपका चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर। और अल्फा क्या है, ये आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या है कि जो अल्फा जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ये कंडक्टर्स के लिए, ये क्या होता है, ये कंडक्टर्स के लिए, कंडक्टर्स के लिए जो आपका अल्फा होता है, ये आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। तो अगर इस इक्वेशन में हम बात करें, देखो जरा कि R जो है आपका एट एनी टेम्परेचर T इक्वल टू R नॉट, अगर मल्टीप्लाई कर दूं प्लस R नॉट इंटू अल्फा डेल्टा टी, यही है कि नहीं है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, देखो जरा कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि सपोज पहले अगर टेम्परेचर मान लो कुछ 20 डिग्री सेल्सियस रहा, बाद में टेम्परेचर कितना हो गया 30 डिग्री सेल्सियस रहा, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आ गया, डेल्टा टी आपका आ गया 30 माइनस 20 दैट इज 10, मतलब एक पॉजिटिव टेम्परेचर चेंज आया कि नहीं आया। और अल्फा भी क्या है आपका, पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका ये तो आपका कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ये वाला फैक्टर आपका क्या होता रहेगा, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ ये भी आपका इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब हम क्या समझ पा रहे हैं कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा, टेम्परेचर को अगर मैं इंक्रीज करूंगा कंडक्टर से, किस पे हम कंडक्टर की बात करें क्योंकि ओम्स लॉ की बात करें, है ना। तो टेम्परेचर के केस में अगर टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ आपका रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा है, देखो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है।
रेजिस्टेंस क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। और हमने जो भी अभी तक यहाँ पर सीखा है, आई इक्वल्स टू वी बाई आर, पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, आई स्क्वायर आर, जो भी चीज पढ़ रखा है वहां पर आर हमारा आ ही इस चीज पे रहा है कि वी बाई आई वो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। तो अगर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन करके नहीं रखूंगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, वेरी होगा कि नहीं होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, वेरी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल वेरी होगा। और ये हमारे एनालिसिस को अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल अफेक्ट करेगा, है ना। तो इसलिए यहां पर इसने क्या बोला हुआ है कि जो रेजिस्टेंस होता है आपका, एक तो अपन यहां से क्या देख लिया कि आपका लेंथ पे और एरिया, मतलब ये किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, फिजिकल डायमेंशंस पे डिपेंड कर रहा है, मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है, और दूसरा यहां पर ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड कर रहा है। तो आपके लिए देखो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बन गया, आपको ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर आपको जो आएगा वो होगा आर नॉट, मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस, है ना, इन आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है ना। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हो गया। आर नॉट बेसिकली जैसे अभी मैंने यहां बोला ना कि पहले 20 डिग्री टेम्परेचर है, फिर 30 डिग्री हो गया, तो आपसे यही बोल सकते हैं कि आपसे बोल देंगे कि यहां पर आपके पास एक रेजिस्टेंस दे रखा है आपको 20 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये आपके क्या हो जाएगा, आर नॉट हो जाएगा। और आपसे बोलेंगे कि आप मेरे को अगर टेम्परेचर मैंने 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया है तो इस केस में मेरे को क्या बता दो, रेजिस्टेंस की वैल्यू बता दो, और अल्फा की वैल्यू आपको कुछ दे दी, मान लो 0.0393, ऐसा कुछ भी कोई एक वैल्यू दे दी, तो आप क्या करोगे, यही करोगे। आर नॉट आपको दे रखा है इनिशियल टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस, आपसे एक और रेजिस्टेंस पूछा, एक और टेम्परेचर दे रखा है, उससे पूछा रेजिस्टेंस क्या है, इस फॉर्मूले पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो फाइनली अगर मैं ओम्स लॉ को देखो यहाँ पर कंक्लूड कर देता हूं आपके लिए कि ओम्स लॉ क्या है कि अगर फिजिकल टेम्परेचर मींस फिजिकल कंडीशन अगर मैं कांस्टेंट मेंटेन करके रख रहा हूं तो किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट उस कंडक्टर के अक्रॉस लगे हुए इलेक्ट्रिकल प्रेशर या वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा वोल्टेज इंक्रीज करोगे उतना ही ज्यादा आपका फ्लो या करंट भी इंक्रीज होगा, है ना। उसके लिए रिलेशन मेरे पास ये आ गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया कि जैसे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में हटाता हूं तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, सॉरी, जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी साइन में हटाता हूं तो मुझे कांस्टेंट मिलता है और उसका नाम क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। अब ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो आपका लिमिटेशन है ओम्स लॉ की क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका लीनियर एलिमेंट्स पे लगेगा, और यहां पर टेम्परेचर जो है कांस्टेंट मेंटेन करना पड़ेगा। लीनियर एलिमेंट्स का मतलब क्या, ऐसे एलिमेंट्स जिनका अगर मैं वोल्टेज और करंट निकालूं, मतलब उन एलिमेंट्स के अक्रॉस का वोल्टेज और उन एलिमेंट्स के थ्रू करंट निकालूं, तो वो जो आपस में अगर हम उसको प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरीके से अगर ग्राफ बना रहा है तो ऐसे सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, आपके लीनियर एलिमेंट्स होंगे। और सिर्फ लीनियर एलिमेंट्स में ही आप ओम्स लॉ लगा सकते हो, जो आई स्क्वायर आर, वी इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू वी बाई आर, अलग अलग चीजें हमने लिखा है, ये सिर्फ लीनियर एलिमेंट्स में ही कर सकते हैं, ठीक है। फिर चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या बोला, रेजिस्टेंस का ये वाला फॉर्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रो एल बाई ए। और ये कैसे आया कि हर एलिमेंट के पास एक लेंथ है, उसके पास एक एरिया क्रॉस सेक्शन है और रेजिस्टिविटी है, तो इससे मेरे को ये रिलेशन बनता है। रेजिस्टिविटी जो है मटेरियल पर डिपेंड करेगी, लेंथ जो है क्या हो जाएगा आपका, आई गया मीटर में, एरिया क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर, कुछ भी दे सकते हैं आपको, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट, है ना, ये हो गया। और रेजिस्टेंस आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और फिर एक पॉइंट हमने और क्या पढ़ा कि जो रेजिस्टेंस आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और अल्फा जो होता है कंडक्टर के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जब हम आगे पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर तो उसके लिए आपका नेगेटिव वगैरह भी चीजें देखेंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात है ना। तो यहाँ से हमने इतनी बातें चीजें सीख ली, तो आई थिंक आपको ओम्स लॉ यहाँ पर क्लियर हो चुका है ना। अब ओम्स लॉ अगर क्लियर हो चुका तो एक बार वापस उधर चले आऊं क्या, यहाँ पर तो देखो अब वही है कि मेरा जो कंडक्टर रहा होगा, तो देखो अब यहाँ पर कंडक्टर ना बना के मैं डायरेक्ट रेजिस्टेंस बना रहा हूँ ना, यही है कि जब भी हम इलेक्ट्रिकल सर्किट जब भी हम अब यहाँ पर बताएंगे तो वहां पर हम कंडक्टर नहीं बनाएंगे या फिर फैन कूलर उसको नहीं बनाएंगे, उसको क्या एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे, उसके इंपिडेंस से रिप्लेस करेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक से रिप्लेस करेंगे, है ना। तो वही कंडक्टर था, उसके क्रॉस का वोल्टेज क्या है V, और उससे फ्लो होने वाला करंट क्या है I। तो यहां पर हमने क्या रिलेशन बना दिया, V इक्वल्स टू I इंटू R। तो आई थिंक अब आपको ये चीज समझ में आ रही होगी हमने यहाँ पर क्या क्या करा है, क्लियर है कि नहीं है। तो ओम्स लॉ का ये हो गया, है ना। तो ओम्स लॉ यार देखो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गया, इससे हम बहुत सारे क्वेश्चन बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखो, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो, है ना, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो। तो अभी हमने पढ़ा ये क्या, देखो R इक्वल्स टू रो L अपॉन में A, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। तो ये जो रो है ये वही रेजिस्टिविटी, ये रो क्या है रेजिस्टिविटी, तो इसका फॉर्मूला देखें क्या हो जाएगा, तो देखो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, R A अपॉन में L।
आर ए अपॉन में एल। क्लियर है कि नहीं? हाँ, एक चीज यार और है ना, यहां पर रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, अरे सॉरी, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम्स। क्या हो जाएगी, ओम्स। ओम्स। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम्स हो जाएगी। ठीक है, ठीक। तो देखो यहां पर रो इक्वल टू आर ए बाई एल है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहां पर इसका फॉर्मूला कि बेसिकली रेजिस्टिविटी है क्या, है ना। अब यहां पर इसकी यूनिट अगर मैं निकालूं, देखो क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम्स। एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी, मान लेता हूं मैं मीटर स्क्वायर। इसकी क्या हो जाएगी, लेंथ की मीटर। तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, देखो एक फॉर्मूला ओम्स, और मीटर से मीटर कैंसिल होगा तो ओम मीटर, है ना। तो देखो एक रेजिस्टिविटी की एक यूनिट ये भी मिल गई कि नहीं मिल गई आपको, रेजिस्टिविटी की एक यूनिट ये भी मिल गई कि नहीं मिल गई। रेजिस्टिविटी को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, मो से, ठीक है ना। इसको सॉरी मो बोल रहा हूं, रो से, रो से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया। अब देखो इसको डिफाइन करने का एक और तरीका क्या हो जाता है कि अगर मैं बात करूं, ऐसा बात कर लूं मैं कि मैंने जो मेरा कंडक्टर ले रखा है उसका एरिया मैंने कितना कर दिया, उसका एरिया कर दिया है मैंने 1 मीटर स्क्वायर। उसका एरिया मैंने क्या कर दिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर या फिर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 1 यूनिट स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई जो उसकी लेंथ है वो भी मैंने कितनी रख दी, 1 मीटर या फिर 1 सेंटीमीटर या फिर 1 यूनिट। तो देखो यहां पर मुझे क्या मिल रहा है, रो इक्वल्स टू क्या आ गया, आर आ गया कि नहीं आ गया, रो इक्वल्स टू आ गया कि नहीं आ गया। तो यहां पर हम इसको रेजिस्टिविटी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि रेजिस्टिविटी जो है मेरा वो रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, है ना। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा कब, यदि आप 1 मीटर ऐसे कंडक्टर का इस्तेमाल करो जिसका एरिया क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर या 1 यूनिट स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी ले लो आप, और उसकी लेंथ क्या हो 1 मीटर, है ना। तो देखो यहां पर जरा पढ़ते हैं, तो रेजिस्टिविटी इसका दूसरा नाम क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ यूनिट लेंथ, बाय अ यूनिट लेंथ एंड अ यूनिट क्रॉस सेक्शन, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सब्सटेंस टू अ करंट व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड, है ना। तो इसकी डेफिनेशन आप समझ गए हो, अगर आपको डेफिनेशन याद भी नहीं हो रही तो आपको ये समझ में आना चाहिए फॉर्मूले से, है ना। हमने एक फॉर्मूला सीख लिया, इससे हमने ये वाली चीज भी यहां पर समझ ली कि R इक्वल टू क्या होगा, रो एल बाई ए। फिर रो से हम क्या चले गए, आर ए बाई एल। अगर एरिया को मैंने 1 यूनिट स्क्वायर कर दिया, लेंथ को मैंने 1 यूनिट कर दिया, तो दोनों कैंसिल आउट करेंगे तो रो बराबर क्या हो गया, आर हो गया। तो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है मेरा रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा कब, यदि मैं एक यूनिट लेंथ का कंडक्टर लेता हूं और उस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो भी यूनिट स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। और एक बात हम ऑलरेडी समझ चुके हैं इसके पहले कि जो रेजिस्टिविटी होती है क्या मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक है, तो रेजिस्टिविटी कम होगी ज्यादा होगी क्या वैल्यू होगी इसे सिर्फ डिपेंड करेगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल पर। कॉपर के लिए रेजिस्टिविटी अलग होगी, एल्यूमिनियम के लिए रेजिस्टिविटी अलग होगी, तो वही चीज है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल बट नॉट ऑन द डायमेंशन। ध्यान रखना ये डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता, है ना। ये क्या, ये डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता, है ना, सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइप ऑफ मटेरियल पर। आगे की ना आगे बात समझ में, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया, आगे बढ़े जरा, ठीक है। तो देखो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर में बेसिकली हमने क्या करी, बेसिक डेफिनेशंस के बारे में बात करी, बेसिक टूल्स के बारे में बात करी, जो कि हम हमारे आगे लेक्चर्स में क्या होगा ना हमें काफी फायदा करेंगे, और हम जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे ना उसमें हमारी चीजों को आसान बनाएंगे, है ना। तो वही जैसे मैंने बोला कि अभी भी ठीक है, हम अभी एग्जैक्ट सिलेबस पर, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, बट उस सिलेबस को पढ़ने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ टूल्स की नीड होगी कि नहीं होगी, कुछ ना कुछ बेसिक डेफिनेशंस की नीड होगी कि नहीं होगी। तो सारी चीजें हमने यहाँ पर कवर कर ली। आगे भी कुछ अगर मान लो कोई हमें कॉन्सेप्ट चाहिए रहेगा थोड़ा बहुत, तो उसको भी हम बिल्कुल डील करेंगे, है ना। एट द एंड हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए, कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए, वो हमसे बनना चाहिए विद 100% एक्यूरेसी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, उसमें हम कुछ और भी बातें करेंगे, और आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है वो बिल्कुल आप मुझ पर छोड़ दो, वो अपन बिल्कुल मचा देंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।